हेलो एवरीवन, आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव अधिकार होता क्या है। क्योंकि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और हम सभी लोगों को उसमें स्पीच देना रहता है और एलएलएम के सब्जेक्ट एंड एलएलबी के सब्जेक्ट में भी मानव अधिकार होते हैं और उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचर, कॉन्सेप्ट, ओरिजिन, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आखिर होता क्या है। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ह्यूमन राइट्स जो है होता क्या है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए ह्यूमन राइट्स जो है बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? वैसे तो कहीं भी ह्यूमन राइट्स की परिभाषा जो है नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे हैरोल्ड लास्की ने बहुत ही अच्छी बातें कही है कि किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है। ऑफकोर्स आवश्यक होती है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या इसी से ही किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है क्या? नहीं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होने के लिए ह्यूमन राइट्स जो है बहुत ही आवश्यक होता है। ह्यूमन राइट्स आखिर होता क्या है? वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडिया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ह्यूमन राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स हम कह सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या की हुई है। आर्टिकल 12 to 35 में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं एंड 32 तक है एंड 33 से लेकर 51 तक आपको जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व। तो ये सभी मानव अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर हैरोल्ड लास्की ने बहुत अच्छी बातें कही है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही सिर्फ जरूरी नहीं होता है, जरूरी मानव अधिकार भी होता है। मानव अधिकार इसीलिए जरूरी होता है कि कोई व्यक्ति जो है भय भूख से मुक्ति दिलाने के लिए ये आवश्यक होता है और ये जो है मनुष्य को किसी भी भेदभाव के अपने जो समाज में है जीवन यापन करने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि एक आवश्यक चीज होती है। अब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति आकर इसे एक थप्पड़ मार देगा तो इसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? जैसे कि पहले जो है, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए थे ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। लेकिन क्या है कि जैसे कि पहले जो है कोई व्यक्ति जो है चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। कोई व्यक्ति जो है किसी की आंख फोड़ते थे तो उस व्यक्ति की आंख फोड़ दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती थी तो उसे 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा और धीरे धीरे लोग जो है, व्यक्ति जो है अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में जानने लगा और सोचने लगा कि क्यों मुझे इस तरीके के क्राइम करने के बाद इतना निंदनीय क्यों हमें दंड दिया जा रहा है, निर्दयतम क्यों दंड दिया जा रहा है। तो डेवलपमेंट होता गया और डेवलपमेंट के साथ साथ लोग अपने ह्यूमन राइट्स को जानने लगे। अब हम लोग मैडविन पीरियड की तरफ आते हैं। तो मैडविन पीरियड में सबसे पहले हमारा आया था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 1215, ये सब इंग्लैंड की है, 1215 में आया था। और ये जो बात करता है, मैग्ना कार्टा जो है, वहां के जो राजा किंग जॉन थे, किंग जॉन ने क्या किया था कि ये कहे थे कि कोई भी व्यक्ति को जस्टिस से वंचित नहीं रखा जाएगा, किसी भी व्यक्ति को जस्टिस से वंचित नहीं रखा जाएगा, मीन्स कि सभी व्यक्ति को आजादी से राइट्स होगा। फिर आता है पैटिशन ऑफ राइट्स, ये आता है 1628 ईस्वी में, 1628 में। ये क्या कहता है? ये चार्ल्स प्रथम द्वारा संसदीय घोषणा की गई थी जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई थी, इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई थी पैटिशन ऑफ राइट्स के अंतर्गत। अब यहाँ पर आता है हैबियस कॉर्पस राइट। हैबियस कॉर्पस राइट आती है आपको 1679 में। ये क्या बात करता है हैबियस कॉर्पस राइट? यहाँ पर आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 में हैबियस कॉर्पस राइट के बारे में बताई गई है। क्या बातें बताई गई है हैबियस कॉर्पस राइट्स के बारे में? इसमें बताई गई है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति को बिना अपराध के या फिर बिना कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ्तार करके बंदी बनाकर रखा जाता है तो किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक समय के लिए नहीं रखा जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके का कार्य नहीं करता है। यहाँ पर इस बताया गया है कि हैबियस कॉर्पस राइट में बंदियों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी।
बिल ऑफ राइट्स आया इसके बाद में 1689 में। बिल ऑफ राइट्स जो है क्या बात करता है, ये बात करता है जैसे कि टू रिमूव स्लेवरी एंड हंगर एंड पुअर्टी, जैसे कि जो व्यक्ति जो है गरीब होते हैं, भूखे होते हैं, उनके बारे में सोचा गया और कहा गया कि इस जो हमारे राजा थे ऑरेंज विलियम एंड मैरी स्टुअर्ट के द्वारा इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा और उन्होंने क्या किया कि बिल ऑफ राइट्स के अंतर्गत भूख है, बेरोजगारी है एंड आपकी जो गरीबी है उसके ऊपर ध्यान दिया और उसके अंतर्गत जो है कानून बनाने का काम किया। अब अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन होती है, जैसे कि ये तो इंग्लैंड के अंतर्गत हमारे मानव अधिकार आ जाते हैं, ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत इंग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है 1763 से लेकर 1788 तक। ये किस चीज की बात करता है, जैसे कि हमारा जो अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिकी क्रांति हुई थी, जो ये हुआ था आपका 1763 से लेकर 1788 तक। ये इतिहास का अति महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि ये क्या करता था कि सृजनात्मक विचारों एवं गतिशील आशाओं का काल था। यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे कि अमेरिका जो है कब आज़ाद हुआ था, एक पॉइंट आप लिख लेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है आई थी अमेरिका की 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे 27 अगस्त 1789 को सभी लोगों ने क्या किया कि फ्रांस के लोगों के प्रतिनिधियों ने एक राष्ट्रीय असेंबली मीन्स नेशनल असेंबली का गठन किया और एक फ्रांसीसी क्रांति की, और इसके अंतर्गत जो है जो हमारा फ्रांस है वो क्या हुआ कि आज़ाद हो गया 27 अगस्त 1789 के अंतर्गत। वो लोग भी अपने मानव अधिकारों के बारे में जानने लगे और फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हो गया। एंड अब आता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल प्लान। जैसे कि हर चीज जो हमारे ब्रिटेन से हम लोग ने ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लिया, अमेरिका से हम लोग ने ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लिया, फ्रांस से हम लोग ने ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लिया। अब डेवलपमेंट एट इंटरनेशनल प्लान के अंतर्गत जैसे जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत क्या हुआ था आपका कि जैसे जो सिख सोल्जर्स थे, सिख सोल्जर्स मीन्स कि आपके जो बीमार सोल्जर्स थे उनकी कैसे अधिकारों की रक्षा की जाए इसके बारे में बताई गई थी। एंड कुचुक कैनार्जी संधि हुई थी, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में बताई गई थी। एंड आपका बर्न कॉन्फ्रेंस हुआ था 1906 के अंतर्गत, उसमें औद्योगिक नियोजन के दौरान महिलाओं को रात्रि कार्य के करती हैं महिलाएं, उसके लिए प्रतिबंध का काम किया गया था। बर्न कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1906 के अंतर्गत। ये सब आपका डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल प्लान ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही ये सब ट्रीटी की गई थी। एक को मैंने बहुत सारे ट्रीटी थे, लेकिन मैंने 2-3 ट्रीटी के बारे में डिस्कशन किया है। एंड धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स जो है लोगों को समझ में आने लगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1999 तक। इसमें क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में बना था, और लीग ऑफ नेशन जब बना था तो ये जो है इसके अंतर्गत भी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे, बहुत सारे घोषणाएं की गई थी, जैसे कि अल्पसंख्यक संधि की गई थी। एंड बहुत सारे ऐसे ट्रीटी की गए थे जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। एंड लेकिन जो हमारा लीग ऑफ नेशन जो है सफल नहीं हो पाया किसी कारणों की वजह से। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। एंड उसके अंतर्गत जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन उससे पहले हम लोग जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थापना से पहले हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे मानव अधिकार है उसकी सार्वभौमिकीकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि
यहाँ पर जो हमारे अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने बहुत ही 4 स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया था। 6 जनवरी 1941 को जो हमारे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताओं के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कही थी। ये 4 स्वतंत्रताएं हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लेंगे क्योंकि इसे यूएन चार्टर में भी इसे सम्मिलित किया गया है। क्या क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एंड प्रत्येक व्यक्ति की अपने तरीके से ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता एवं भय और अभावों से स्वतंत्रता। ये चारों स्वतंत्रताएं जो है विश्व में सभी जगह सभी लोगों के लिए होनी चाहिए और मानव अधिकार की घोषणा की जो है याद दिलाते हैं। इस तरीके से जब हमारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति 1941 6 जनवरी को ये स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1 जनवरी 1942 के घोषणा पत्र जो है राष्ट्रपति की रूजवेल्ट की 4 जो स्वतंत्रताएं हैं उससे प्रभावित होकर जो यूएन चार्टर बनाया गया उसमें इस 4 स्वतंत्रताओं के बारे में बात कही गई है। जो आप इसे नोट आउट कर लेंगे। मेरे पास अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर नोट कर देती, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति के अपने तरीके से ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता एवं भय से स्वतंत्रता और अभावों से स्वतंत्रता। ये हो गया आपका। हमारा आ जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ये बात करता है मानव अधिकार जो है किस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर 30 राइट्स की बात की गई है। जैसे कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था, तो उसके अंतर्गत 6 ऑर्गन थे। आपको पता है कि उसके अंतर्गत जनरल असेंबली आ जाता है। जनरल असेंबली के अंतर्गत जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो स्थापना की गई थी, उसके अंतर्गत जो 51 देशों के द्वारा 51 जो स्टेट है उनके द्वारा सिग्नेचर किया गया था और उसके अंतर्गत कंट्रीज ने अपनी सहमति जो है व्यक्त की थी और 30 राइट्स के बारे में इसमें बात कही गई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और यहाँ तक कि 10 दिसंबर को जो हमारा इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की बात करें या फिर अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये हमारा 10 दिसंबर को बनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस भी इसे हम कह सकते हैं। एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 को भी इंडिया के अंतर्गत लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि हमारे देश में भी मानव अधिकार की अवहेलना की जा रही थी, जिसके अंतर्गत हमारे संसद के द्वारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का संरक्षण किया जाना चाहिए। 1993 को बनाया गया था हमारे देश के अंदर भी। अगर हम मानव अधिकार के नेचर, कॉन्सेप्ट, ओरिजिन, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस की बात तो कर लिए, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है 2 होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हम लोग ने इंटरनेशनल लेवल में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम नेशनल लेवल की ह्यूमन राइट्स की बात करें, भारत के अंतर्गत तो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो किस तरीके से भारत के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स की बात कही गई है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की जो 50वीं वर्षगांठ थी, उसके अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने श्री कोफी अन्नान ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सीमाओं को लांघने, दीवारों पर चढ़ने, किसी बल की अवज्ञा करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, किसी भी तरीके से जिंदगी जी सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी अपना मकान बना सकता है, कहीं पे भी अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। यह इस चीज की छूट देता है मानव अधिकार।
अगर अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 12 to 51 तक ह्यूमन राइट्स में फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। और फंडामेंटल राइट्स ही ह्यूमन राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स ही ह्यूमन राइट्स होते हैं। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है, एंड किसी जो अल्पसंख्यक के अधिकार भी दी गई है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंतर्गत। एंड रिट्स के माध्यम से भी कोई भी गरीब व्यक्ति जो है PIL दाखिल कर सकता है, लोकहित वाद दाखिल कर सकता है। एंड समान वेतन है, समान शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। इस तरीके से बहुत सारे अधिकारों की बात कही गई है इंडिया के अंतर्गत भी। तो हमारा जो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही डेप्थ में मैंने इस टॉपिक को चर्चा किया है। एंड अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।